मैं तुम्हारी तनख्वाह से ज़्यादा दूंगी तुम्हें शकीला, लेकिन फिर उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बोलो करोगी ना काम? देखो मैं नूरा को भी कह सकती थी, लेकिन तुम ज़्यादा काबिले भरोसा हो मेरे लिए। जी बीबी आप कहें काम। उसने बेसाख्ता उसके घुटने दबाए। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी अमल बीबी वली सरकार को पसंद करती है? शकीला की आंखें गोया फटकर बाहर को गिरने वाली हो गईं, मगर फिर भी वो सूखते गले के साथ बैठी रही। शाजिया अब राजदारी से झुककर उसे कुछ काम समझा रही थी। सब्ज़े जार पर खड़ी कोमल हाथों से फूलों की नरमी को महसूस करती अमल उस सबसे बेखबर अपने दिल के कांटे निकाल निकाल कर फूलों के पहलुओं में रखती जा रही थी। फिर एक लम्हे को ठिठक कर सीधी हुई। किसी की नज़रें उसे अपनी पुश्त पर महसूस हुई थीं। रेशमी चुटिया से निकलती लटों को धड़कते दिल के साथ चेहरे से हटाती वो जैसे ही पलटी, दूर खड़े वली से नजरें जा मिली। आसपास लहलहाती हवा पल भर को गोया ठहर सी गई। झूलते फूलों ने सब्ज़ा जार पर पनपते मुअत्तर से जज्बे को महसूस करके सर उठाया। लम्हे साकित हो गए, धड़कन थम गई। चलता पहर ठहर जाए तो मोहब्बत हो जाया करती है। ज़िंदगी में कोई ऐसा तो होता ही है कि जिसकी मौजूदगी में भागते लम्हे थम जाते हैं, सांसें रुकने लगती हैं, और मोहब्बत किसी रोशनी की तरह हर जाविये से घिरकर चमक रही होती है। याद रखिए कि ठहरे हुए लम्हे मोहब्बत को ज़िंदगी दिया करते हैं, उन्हें रोक लिया करते हैं। वो दोनों भी रुक गए और फिर उसने देखा कि वली कदम कदम चलता उस तक आ रहा। उसे पलकें झपकाना मुश्किल हुआ। ऊंचा सा वली उसी की तरफ आ रहा था। अमल बगैर किसी जुम्बिश के साकित खड़ी रही। उसे लगा वो हिली तो सारे लम्हे बहती हवा में तहलील हो जाएंगे। चंद कदमों के फासले पर वो रुक गया। निस्वारी आंखें जो हरदम सपाट रहने लगी थी, उस समय किसी जज्बे के सहर में कैद लगती थी। क्या मुझे बताना चाहिए कि वो जज्बा कौन सा होता है? कैसी हैं आप? धीमे लहजे का इस्तफसार, नर्म नज़रों का इर्तकाज़। अमल टूटने लगी। ठीक हूँ, जिंदा हूँ। देखें, हर हर लफ्ज़ गोया वली के दिल में घुप गया था। क्यों करती हैं आप ऐसी बातें? उसने जैसे थक कर उससे पूछा। कैसी बातें करती हूँ मैं? ऐसी तकलीफ़ देने वाली बातें। अच्छा सही, आप ये सब करें तो जस्टिफाइड, मगर मैं ऐसी बातें करूं तो ये दुरुस्त नहीं। ज़बरदस्त किस्म की जजमेंट है वैसे आपकी वली। मैं ये नहीं कह रहा बीबी, आप जो भी कहें मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, समझे आप जो भी कहें ना, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, समझे आप? मैंने कहा था ना आपसे कि मैं मर चुकी हूँ आपके लिए। फिर क्या चीज़ है जो आपको एक बार फिर यहाँ तक खींच लाई है? उसकी आवाज़ फटने लगी थी, मगर वो रोई नहीं। ज़ब्त से शहद रंग आंखों में गुलाबी सा पानी झलकने लगा। एक बात कहनी थी आपसे। उसके तेज़ लहजे के बरक्स उसका लहजा बहुत धीमा था। सुन रही हूँ, उसने बेरुखी से कहकर चेहरा दूसरी जानिब फेर लिया था। वली उसे चंद पल देखे गया। उसने बेरुखी से कहकर चेहरा दूसरी जानिब फेर लिया था। वली उसे चंद पल देखे गया। मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा अमल बीबी, अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हिफाजत करूंगा आपकी। इसीलिए आप बेफिक्र होकर अपनी नई ज़िंदगी को शुरू करें। किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है आपको। किसी गम, किसी तकलीफ़ को नहीं आने दूंगा मैं आप तक। ये वादा है वली अहमद का आपसे। एक झटके से उसने अपना चेहरा उसकी जानिब फेरा था। लेकिन मुझे आपकी इस सारी झूठी सच्ची कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं है वली। क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? मुझे समझ नहीं आती आपकी। एक तरफ कहते हैं कि नफ़रत करो मुझ, मेरे दिए गए तोहफे को कचरे के डब्बे में फेंकते एक पल को रहम नहीं खाते आप। लोगों को बेतनाई के इन अज़ापों से गुजारते हैं कि जिनसे उनकी रूह तक बिलबिला उठे, मगर फिर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं कि जिसकी वजह से आपसे मोहब्बत हो जाती है? क्यों करते हैं आप ऐसी बातें कि जिससे ना चाहते हुए भी दिल आपकी जानिब भमकने लगता है? सब आपको आपके इस जुल्म पर मुआफ़ कर सकते हैं वली, लेकिन मैं आपको कभी मुआफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। खराश ज़दा आवाज़ में तेज़ी से बोलकर अब वो हाँफने लगी। गहरे गहरे सांस लेती उसे नफ़रत से देखने लगी कि जिसने उसे इस हालत तक पहुँचा दिया। अगर मैं माफ़ी मांगूं, क्या तब भी आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी? नहीं, कभी नहीं, कभी माफ़ नहीं करूँगी आपको मैं। सारी ज़िंदगी भी माफ़ी मांगते रहेंगे ना, तब भी माफ़ नहीं करूँगी आपको, कभी माफ़ नहीं करूँगी मैं आपको। उसे लगा उसका दिल दर्द से फट जाएगा। वली की निस्वारी आंखों में तकलीफ़ सिवा होने लगी। चले, खैर होगी। जहाँ सारी दुनिया माफ़ नहीं कर रही, वहाँ आप भी माफ़ ना करें। वैसे मैं काबिल भी इसी के हूँ। आप ठीक करेंगी, बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए आपको। वो उसे देखते देखते आहिस्ता से पीछे जाने लगा। अमल की आंख से आंसू फिसला। फिर वो मुड़कर लंबे लंबे कदम भरता गाड़ी में जा बैठा। अगले पल पोर्ट सुनसान पड़ा था और उसकी धूल उड़ाती गाड़ी गांव के कच्चे रास्तों पर दौड़ रही थी। अमल ने बेइख्तियार साथ रखी कुर्सी को थामा। उसके कदमों से जान लम्हा ब लम्हा ख़त्म हो रही थी। माँ जी, ये बाबा कहाँ हैं? सुबह से नज़र नहीं आ रहे मुझे। हाशिम ने उनके कमरे में झांकते हुए तो निगार ने सर उठाकर उसे देखा।
पता नहीं जाते वक्त कह कर गए थे कि किसी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ शहर, तुम्हें बता कर नहीं गए? नहीं नहीं, मुझसे तो कोई बात नहीं की उन्होंने। खैर मैं फ़ोन करता उन्हें, फिर बताता हूँ आप। वो उलझकर जेब से फ़ोन निकालता वापस मुड़ा और फिर नंबर डायल करता तेज़ी से जीने उतरने लगा। दूसरी जानिब वली की धूल उड़ाती गाड़ी उस वक्त एक सुनसान से डेरे के पास रुकी। स्याही में डूबा डेरा हर जानिब से अजनबी सा था। ये गांव से कदरे फासले पर एक वीरान जगह पर बना कदीम तर्ज का हेडक्वार्टर था, जिसे पिछले वक्तों में टॉर्चर सेल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। उसने एक पल को तारीकी में डूबे डेरे को देखा और फिर करक सा चेहरा लिए गाड़ी से उतर आया। अंधेरे में जाने पहचाने रास्तों पर कदम उठाते उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। शायद वो इन सब रास्तों का आदी था। बाबा, वली क्या करने वाला है? असगर ने चाय का कप हसन के सामने रखते हुए फिक्रमंदी से पूछा तो वो दूर किसी गैर मर्रई नुक्ते को देखते मुस्कुरा दिए। वली उन सब की चमड़ियाँ उधेड़ने वाला है असगर। उसने लोहे के जंगालू दरवाजे को धकेल कर खोला तो वो अजीब सी आवाज़ के साथ खुलता चला गया। ऊपर से गिरती रोशनी ने नीचे तहखाने को जाते जीनों को आधा मुनव्वर कर रखा था। ऐसे के शुरू की सीढ़ियाँ दिखाई देती थीं और बाकी के अंधेरे में डूबी लगती थीं। हाशिम बहुत खतरनाक है बाबा, वली को ठीक से समझा दिया था ना आपने? उसकी परेशानी सिवा होने लगी। हसन ने गहरा सांस लेकर उसे देखा। क्या तुम्हें लगता है असगर कि मुझे वली को ये बताने की ज़रूरत है? असगर उनकी बात पर चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया था। उसने आहिस्ता से राहदारी में तारीकी में डूबे जीने अबूर किए और फिर एक तवील सहर ज़दा सी राहदारी में आगे बढ़ता चला गया। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमारे यहाँ वली जैसे कितने ही बच्चे होते हैं जो नाकर्दा गुनाहों की सज़ाएँ काटते इंसान से मर जानवर बन जाते हैं। इसमें कसूर उन बच्चों का नहीं होता असगर जो नाजायज़ तरीके से पैदा हुए हों, बल्कि इस सारे खेल में हमारी पूरी सोसाइटी कसूरवार होती है। हम एक के गुनाह की सज़ा दूसरे को देने के इतने आदी हो चुके हैं कि फिर चाहे कुछ भी हो, अपने से अजीज़ लोगों की झूठी साख को कायम रखने के लिए हम ऐसे छोटे छोटे मासूम बच्चों को भड़कती आग में फेंक देते हैं। तवील राहदारी के आखिरी सिरे पर कोई रोशनी सी थी जो जगमगा रही थी, अजीब मध्यम सी जर्द रोशनी। अपनी गलती मानने की बजाय समाज में हया का प्रचार करने की बजाय, निकाह को आम और सादा बनाने की बजाय हम उसे और मुश्किल बनाते जा रहे हैं। जानते हो उस वक्त इस मुआशरे में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम क्या है? निकाह करना। निकाह करना इतना मुश्किल, इतना महंगा और इतना पहुंच से दूर कर दिया गया है कि इसके बरक्स ज़ना सस्ता और सहल लगने लगा है। हम अपने गिरेबानों में झांकने की बजाय उन बुराइयों से जन्म लेने वाले मासूम बच्चों को सजाएं देकर खुद को तस्कीन दिया करते हैं, इस बात का इदराक किए बगैर कि इस सब के ज़िम्मेदार हम ही लोग हैं। राहदारी के आगे एक बड़ा सा कमरा था जिसमें दरमियान में लगी कुर्सी पर किसी का वजूद मुहिम सी रोशनी में राहदारी के आगे एक बड़ा सा कमरा था जिसमें दरमियान में लगी कुर्सी पर किसी के वजूद का मुबहम सी मध्यम रोशनी में नईम वाज़े सा वजूद दिख रहा था। उस इंसान के दोनों हाथ पीछे को बंधे थे और गर्दन एक ही जाविये पर रखने के बाइस अब झुका रखी थी। इस मामले में हमसे अच्छे गोरे हैं जो अपनी गलतियों का टोकरा किसी और के सर मारने की बजाय अपना सब किया धरा ऑन करते हैं। हमसे अखलाकी, मजहबी और सामाजिक इक़दार में वो कहीं पीछे सही, मगर इंसानियत की कदर में वो हमसे कहीं आगे हैं। वो किसी के नाजायज़ बच्चे को देखकर ये नहीं कहते कि ये गंद का ढेर है या किसी के गुनाहों की सज़ा, बल्कि वो आगे बढ़कर गिरे पड़े इंसानों को उठाकर उनको संवारने की अहलियत, हिम्मत और ताकत रखते हैं। हमारे अंदर से तो अब तक यही बीमारी ख़त्म नहीं हुई कि हम उनसे ज़्यादा पाकीज़ा हैं और वो हमसे रुतबे और मकाम में पीछे। इस बेजा की बढ़ती चाह ही ने हमारे अंदर से हमारी गलतियों को तस्लीम करने का ख़मीर बाहर निकाल किया है। हम में से हर एक खुद को परफेक्ट देखना चाहता है, बेदाग, उजला और शफाफ। मगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं असगर, उन्होंने एक पल को रुक कर अपने बेटे की जानिब देखा। इंसान सब कुछ हो सकता है मगर बेदाग, पाक और परफेक्ट कभी नहीं हो सकता, और ना ही हमसे इस चीज़ की डिमांड की गई है कि हम परफेक्ट बने, क्योंकि हम पैदा ऐसे नहीं किए गए। हम कोशिश कर सकते हैं, दिन ब दिन की मेहनत से खुद को समेट कर एक अच्छे सांचे में ढाल सकते हैं, मगर हम इस सांचे के हर शगाफ को भर नहीं सकते। अगर हम इस गलत फहमी से निकल आएँ तो हो सकता है कि फिर कोई वली इस सफाक मुआशरे का निशाना ना बने। उनके लहजे में बेहद अफसोस दोहराया। असगर ने गहरा सांस लिया। इस मुआशरे की बेहिसी पर तो उसे भी बहुत से एतराज़ थे, मगर क्या किया जाता। जो नहीं बदलना चाहते वो कभी नहीं बदल सकते। वली ने एक कदम एक जानिब को बने छोटे से तारीक कमरे की जानिब फेरे।
दरवाज़ा खोलकर देखा तो अंदर रोशन मध्यम रोशनी में सामने बैठे जानवर के बाल एक लम्हे को चमके थे। अपने मालिक को देखते ही कुत्ता एकदम उठकर खुशी से दुम हिलाने लगा। भौंक कर उसने उसको शायद खुशामदीद भी कहा था। वली कदम कदम चलता उस तक आया और फिर झुककर उसका गला पट्टे से आज़ाद किया और उसे अपने साथ लगाया। कुत्ता अब उसके चेहरे पर प्यार कर रहा। उसने मुस्कुराते हुए उसके बाल सहलाए और फिर उसका पट्टा हाथ में पकड़े उसे बाहर लेकर आया। एक जानिब उसे बांधकर उसने आगे बढ़कर दरमियान में झूलते बल्ब को रोशन किया तो एक पल को गर्दन झुकाए शख्स ने बेख्तियार चेहरा उठाया और फिर तकलीफ से आंखें चुंधी आईं। वली ने उसके ऐन सामने कुर्सी रखी और फिर टांग पर टांग रखे बैठा। वो अब आंखों पर पड़ती तेज रोशनी को बमुश्किल सहार कर आगे वाले को देख रहा था और जैसे ही उस पर वली का चेहरा वाज़ेह हुआ उसका किसी ने सांस तक रोक दिया। आज सब कुछ वैसा ही था, बस वली ने जगह बदल दी थी। कल जिस जगह पर वली था आज उसी जगह पर हुसैन था। तो क्या कुदरत के इंतकाम का उल्टा चक्कर शुरू हो चुका था? आज उसी जगह पर हुसैन था तो क्या कुदरत के इंतकाम का उल्टा चक्कर शुरू हो चुका था? क्या अमाल वाकई पलट आते हैं? क्या इतनी जल्दी पलट आते हैं? इससे भी जल्दी पलट आते हैं? क्या तुम जानते हो हुसैन के कुत्ते कभी भी कुछ नहीं भूलते? और एक पल को हुसैन की नज़रों ने उसके पीछे बंधे कुत्ते को देखा तो उसकी रगों में गर्दिश करता सारा खून जम गया। तुम भूल गए हुसैन, लेकिन मैं नहीं भूला और ना ही मैं तुम्हें वो सब भूलने दूंगा। अब तुम भी देखोगे कि वली क्या बन चुका है। उसने उठकर कुत्ते को पट्टे से आज़ाद किया और फिर हुसैन को बेयकीनी से मरता हुआ छोड़कर दरवाज़ा बंद करता बाहर की जानिब बढ़ गया। स्याह पड़ती स्याह रात में आज हुसैन का बाब हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। हाशिम बेचैनी से पोर्च में टहलता बार बार हुसैन का नंबर डायल कर रहा था, मगर हर दफ़ा की गई कॉल्स लम्हा ब लम्हा पलट कर आ रही थी। उसने बालों में हाथ चलाकर हुसैन के ड्राइवर का नंबर डायल किया, मगर वहाँ से भी जवाब निदार। उसकी बेचैनी अब परेशानी में बदल कर सिवा होने लगी। फिर किसी ख्याल के तहत उसकी बेचैनी अब परेशानी में बदल कर सिवा होने लगी थी। फिर किसी ख्याल के तहत वो लाउंज में तेज़ी से चलता आया और दरमियाने टेबल पर रखी चाबियां उठाता बाहर की जानिब बढ़ने लगा। निगार उसके पीछे आ रही थी। क्या हुआ, कुछ पता चला? आधी रात से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है हाशिम। अब तो उंगलियां मरोड़ती वो अब दरवाजे में खड़ी थी। जी करता हूँ माँ कुछ मैं तुम अंदर तो जाओ, जैसे ही कुछ पता चलेगा बता दूंगा तुम्हें। अभी अंदर जाकर बस दुआ करो कि बाबा मुझे खैरियत से मिल जाए। उलझ कर कहता वो जल्दी जल्दी गाड़ी की तरफ जा रहा था। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी सड़क पर तेज़ी के साथ दौड़ रही थी। पेशानी पर ढेरों बल और सर्दी में कनपटी से फूटता पसीना। यूं लगता था कि गोया अब सही मायनों में पहाड़ के नीचे आ गया। फिर स्टेयरिंग से हाथ हटाकर मोबाइल पर चंद नंबर मिलाए और लब काटते मोबाइल कान पर जमाया। शहीर 3-4 बंदों को बाबा को ढूंढने के लिए कह दो, क्योंकि अब मुझे लगता है वो ठीक नहीं, कुछ गड़बड़ है। फटाफट, ज़रा से भी देर नहीं होनी चाहिए। उसने फ़ोन कान से हटाकर सामने बने डैशबोर्ड पर डाला और फिर पेशानी मसलता अंदर उबलती परेशानी को कम करने लगा। कच्चे रास्ते अब तक वैसे ही सुनसान पड़े थे। उसी पहर वली की गाड़ी सफ़ेद हवेली के पोर्च में आकर रुकी थी। उसका चेहरा हद दर्जा स्पाट हो रहा था और नकूश इस कदर सख्त थे कि कोई देखता तो डर जाता। इंतकाम खुशी नहीं दिया करता, इतना अंदाज़ा उसे अब तक हो गया था। गाड़ी का दरवाज़ा बंद करता वो अंदर की जानिब बढ़ा। हवेली खामोश पड़ी थी, सब अपने अपने कमरों में सोने जा चुके थे। बगैर किसी तरद्दुद के उसने अपने कदम कमरे की जानिब फेरे और चलते चलते वो एक पल को रुक सा गया। जीनों के उस पार कोई दिखा था उसे। कौन हो सकता है? उसकी आंखें सिकुड़ गईं। फिर मोहतात कदम उठाता वो जीनों के करीब आकर एक पल को ठहर गया। कौन है? कोई जवाब न आने पर उसके आसाब यकदम अलर्ट हुए। 2 कदम मजीद चलकर जैसे ही उसने जीने के उस पार कदम रखा ठिठक गया। शकीला, तुम रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? शकीला उसे देखकर गोया पुरसकून हुई। मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी वली सरकार। वो 2 कदम चलकर उसके करीब आई और फिर राजदारी से उसे कुछ बताने लगी। चंद लम्हों बाद वली अपने कमरे में था। शॉल को कंधे से उतारकर सोफे पर डाला और फिर शावर लेने वॉशरूम की तरफ बढ़ा। जब वापस पलटा तो हस्बे आदत बाल माथे पर गिर रहे थे और चेहरा हर किस्म के जज्बात से आरी हो रहा था। खामोश, ठंडा, स्पाट। हाथ से बाल पीछे करके उसने साइड टेबल पर रखे मोबाइल में वक्त देखा। फिर कुछ सोचकर शाहनवाज़ को फ़ोन करने लगा। 1 घंटे बाद उसे उस तहखाने से निकाल कर बाहर सड़क पर फेंक देना और किसी को भी तुम्हारे कदमों के निशान नहीं मिलने चाहिए नवाज़। यूं गायब हो जाना गोया कोई तुम साया हो। मुझे तुम्हें दोबारा हिदायत देने की ज़रूरत ना पड़े।
चंद लम्हे आगे वाले की बात सुनी और फिर फ़ोन कान से हटाकर साइड टेबल पर डाल दिया। एक नज़र उठाकर टिक टिक करती घड़ी पर डाली जो गुजरते हर लम्हे हुसैन की ज़िंदगी को खुद में सींच रही थी। उसने घुटन ज़दा सी रात में लॉन की जानिब खुलती खिड़की के पट खोले, मगर बाहर तारीख पड़े सब्ज़ाज़ार पर भी वैसी ही घुटन थी, अजीब सांस को रोक देने वाली घुटन। हाशिम और उसके आदमी नीली सी फैलती फजर में पागलों की तरह हुसैन को तलाश कर रहे थे। गांव का हर घर सुबह सुबह ऐसी अफरा तफरी पर जाग चुका था और अब अपने कच्चे घरों के दरवाज़ों से झांकते लोग बाहर गुजरते एक रेले को देख रहे थे जिनमें हाशिम पेश पेश था, बिखरे बाल और बिगड़े हुलिये की परवाह किए बगैर। हर घर के आगे पीछे होकर वो अपने आदमियों को अपनी हिदायत पर दौड़ा रहा था। पूरी रात की अनथक मेहनत के बाद भी हुसैन का सुराग नहीं मिला था। कोई भी यूं लगता था गोया उसे या तो आसमान खा गया हो या ज़मीन निगल गई हो। हर तरफ से मायूसी का मुंह देखकर उसके अंदर जमा होती फ्रस्ट्रेशन की कोई हद ना थी। यूं लगता था कि किसी ने उसके वजूद पर एक ज़ोरदार ज़रब लगाई हो, ऐसी ज़रब कि जिसके ज़ख्म से किसी पुराने बदले की बू आती हो। भागता हाशिम चकम चौंका। सारी रात उसे क्यों ख्याल ना आया कि हाँ, वही तो था उसका एक दुश्मन, एक ऐसा दुश्मन जो उनको तबाह कर देने की अहलियत रखता था। तो क्या वो तबाह हो चुका था? उसके अंदर कोई घंटी सी बजी जो बज रही थी, वली अहमद, वली अहमद। अगर इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ हुआ वली अहमद, तो मैं तुमसे ज़िंदगी जीने की आखिरी उम्मीद भी छीन लूँगा, तबाह कर दूँगा मैं तुम्हें। गाड़ियाँ मोड़ो, हमें वापस जाना है अपने गाँव, गाड़ियाँ मोड़ो। बुलंद आवाज़ से हिदायत देता वो अब की अपनी गाड़ी की जानिब भाग रहा था। उसकी पेशानी शिकन आलूद हो गई थी और दिल बेतहाशा घबरा रहा था। उसकी 30 साला जिंदगी में ये उसकी पहली ऐसी बिसात थी जो उस पर उलट रही थी। सब उसकी मौजूदगी और उसकी भरपूर मुलाजमीन की फौज के दरमियान हुआ तो वो गोया उसके मुंह के अंदर हाथ डालकर हुसैन को ले गया था, इतने करीब से, उसकी नाक के नीचे से। वली अहमद, गुस्से में बिगड़ते चेहरे के साथ उसने दांत पीसे। तुमने गलत आदमी के साथ खिलवाड़ किया है वली, तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें ये नहीं करना था। अब तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। हाँ, अब तुम देखना। मुंह ही मुंह में दांत पीसकर बुड़बुड़ाता वो अजीब सा लग रहा था। आगे बैठे ड्राइवर ने एक नज़र उसे बैक व्यू मिरर में देखा तो उसके जिस्म पर एक पल को चींटियां रेंग गई। हाशिम जिसका भी अंजाम तय कर रहा था वो निहायत भयानक होने वाला था। उसने झुरझुरी लेकर नजरें सामने शीशे पर जमाई। उतरती फजर अब उभरते हुए सूरज में भाप की तरह फिजा में तहलील हुई। वो सब्ज़ाज़ार के पीछे हिस्से में कसरत कर रहा था। पसीने की बूंदें उसके कसरती बाजू से फिसल कर गिर रही थी और आंखें आंखें अब तक स्पार्ट थी। नीले रंग के ट्रैक सूट में मलबूस उसका बेहद फिट सरापा मजीद दराज कद लग रहा था। फिर झुककर जूतों के तस्मे बांधता वो सीधा हुआ और फैले सब्ज़ाज़ार पर जॉगिंग करने लगा। अभी उसकी वर्जिश आधी भी नहीं हुई थी कि उसका मोबाइल बज उठा। कान में लगे नाजुक से आले को उसने हल्का सा दबाया तो कॉल कनेक्ट हुई। मुझे तो लगा कि तुम रात ही राब्ता करोगे मुझसे, मगर चलो खैर होगी। बाबा कहाँ है वली? किसके बाबा? अनजान मत बनो, इज्जत से पूछ रहा हूँ तो इज्जत से जवाब दे दो। बताओ किधर है बाबा? दूसरी जानिब उसकी गुर्राहट से वली गोया महसूस हुआ था। ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जाओ देखो जाकर किसी तवाइफ के कोठे पर, यकीनन ऐसी जगह पर पाया जाता है वो। वली अब तुम हद से बढ़ रहे हो। हाशिम की गोया दुखती रग पर हाथ रख दिया था उसने, जिसके बाइस वो बिलबिला उठा। कौन हद से बढ़ रहा है और कौन हद में है? क्या मुझे ज़रूरत है तुम्हें ये सब बताने की? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, बर्फ से मुस्कुराहट। जो पूछ रहा हूँ उस बात का जवाब दो। कहाँ है बाबा? बताओ मुझे, नहीं तो एक लम्हे में तहस नहस कर दूंगा तुम्हें। ओके कम ऑन, गो अहेड, तहस नहस कर दो मुझे हाशिम, चलो शाबाश, तबाह कर दो मुझे। यही तो करते आ रहे हो तुम एक अरसे से, और जानता हूँ कि आगे भी तुम यही करते रहोगे, लेकिन मैंने तुम्हारे बाप को नहीं उठाया, समझे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस बकवास पर यकीन कर लूँगा? तो मत करो यकीन। क्या तुम्हें मैंने कहा यकीन करने को? उसका चेहरा एक पल में जम सा गया। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे वली, ये तुम्हें बहुत बहुत महंगा पड़ेगा, याद रखना। सस्ते में तो कभी मैं निपटा भी नहीं हूँ हाशिम। आइंदा मुझे इस बकवास के लिए फ़ोन मत करना। अपने बाप को ढूंढो जाकर, मेरा दिमाग ज़्यादा ख़राब मत करो। सर झटक कर उसने कॉल काटी, फिर कुछ सोचकर नवाज़ को कॉल लगाई। क्या वो जिंदा है? जी सरकार, जिंदा है। गुड, जिंदा ही रहना चाहिए उसे। मौत अगर उसके करीब भी फटकी तो तुम्हारी खैर ना होगी।
कान से आला निकाल कर उसने कुर्सी पर पड़े तौलिए से गर्दन खुश की और फिर मोबाइल मेज़ पर डालते सामने कुर्सी पर बैठा। जॉगिंग करने के बाद सांस अब तक फूला हुआ था और चेहरे की रंगत मुतगैयर थी। दूर सोचती निगाहों को सुकेड़े वो एक रात पहले गुजरे मंजर को सोच रहा था। उसने हुसैन को मौत नहीं दी थी, उसने उसे ज़िंदगी दी थी, क्योंकि जब उसने मरना चाहा था तो उसने उसे ज़िंदगी का हुक्म सुनाया। कल जब उसने मौत की तलब की होगी तो उसे भी ज़िंदगी दी गई थी, एक तवील, ना ख़त्म होने वाली, थका देने वाली ज़िंदगी। उसने कुत्ते को एक ख़ास ज़ाविये पर बांधा था, ऐसे कि वह हुसैन के जिस्म के करीब तक तो पहुंच सकता था मगर आगे बढ़कर उसे काट नहीं सकता था। और उसने उसको सिर्फ मौत की हद तक खौफजदा करने के लिए बांधा था। उसकी तबाही की असल वजह तो कुछ और थी। गैर मर्रई नुक्ते से निगाह हटाकर उसने सामने रखा मोबाइल उठाया और फिर चंद नंबर डायल करने के बाद फ़ोन कान से लगा।